प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करेंगे। तो जिन बच्चों की शिकायत थी कि सर लिखाई समझ नहीं आ रही, तो फिर से मैंने कोशिश की है और अब की बार मैंने जो किया है कि एक साथ 6 पाठ जो हैं, 6 पाठों के कार्यपत्रक जो हैं वो मैं साथ लेकर के आया हूँ, ताकि बार बार वीडियोज़ ना डालने पड़े। 2 वीडियोज़ में ही मैं सारे पाठ कंप्लीट कर दूंगे आपके। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपको सारा देखना है। ऐसा नहीं आप बीच बीच में से स्किप करके देखोगे। जहां आपको समझ नहीं आता वीडियो को पॉज करो, दोबारा से समझो, पॉज करो, समझो और अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका में नोट करो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भोजन यह कहाँ से आता है? पहला जो पाठ है इसके कार्यपत्रक में, पहले कार्यपत्रक में देखो, आपने अपने भोजन में क्या खाया उसके बारे में साथियों से चर्चा करनी है। सुबह के नाश्ते में क्या खाया? तो प्यारे बच्चों, सुबह के नाश्ते में हम क्या लेते हैं? चाय, ब्रेड, परांठे, दूध वगैरह लेते हैं, सभी लेते होंगे। दोपहर के भोजन में हम क्या लेते हैं? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, राजमा, दही, लस्सी, सलाद, यही लेते हैं ना। रात के भोजन में क्या खाया? रोटी, सब्जी, दूध, चावल, पनीर, दलिया, खिचड़ी, सलाद, सेक इत्यादि हम लेते हैं। कार्यपत्रक 2 में देखो, विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले भोजन व्यंजनों के बारे में लिखो। तो दिवाली पर क्या बनता है? आपके घर में मिठाइयाँ, हलवा, पूरी और छोले बनते होंगे। ईद के दिन सेवइयाँ बनती है और मिठाइयाँ बनती है। गुरु पर्व के दिन कढ़ाई प्रसाद बनता है, कढ़ाई का। होली के दिन मिठाई और हलवा पूरी बनते हैं। क्रिसमस के दिन केक, कुकीज, बिस्किट इत्यादि बनते हैं। आगे है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में क्या है? विभिन्न अवसरों पर घर में बनने वाले व्यंजन किस प्रकार के बने होते हैं, इसका पता लगाकर सही मिलान करो। तो हलवा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, देख सकते हो आप। हलवा बनाने के लिए हमें सूजी, चीनी, पानी, घी, कच्चा पदार्थ चाहिए, तो मिलान किया हुआ है। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी चाहिए। आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू, पानी, मसाले, घी चाहिए। और आमलेट बनाने के लिए अंडा, प्याज, तेल, मसाले चाहिए। इडली बनाने के लिए उड़द की दाल, चावल, नमक चाहिए। और दाल बनाने के लिए पानी, दाल, मसाले, घी चाहिए। और सेवइयाँ बनाने के लिए देखो, यहाँ पर पानी, चीनी, आटे की सेवइयाँ बनती हैं, आपने अपने घर में देखी होगी। इसके बाद में कार्यपत्रक 4 है। कार्यपत्रक 4 में प्यारे बच्चों, चीनी, चावल, अंडा, प्याज, दाल, दूध, मांस, घी, दही, मटर लिखा हुआ है। ऊपर कार्डों पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के नाम लिखे हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में अलग अलग लिखिए। पौधों से प्राप्त होने वाले अलग लिखने हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले अलग लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चीनी, चावल, प्याज, दाल, मटर, और ये क्या होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। अंडा, दूध, मांस, घी, दही, ये किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। आगे है कार्यपत्रक 5। अपने तालिक साथियों के साथ चर्चा करें कि हम पौधे के कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, नीचे तालिका में लिखें। किस पौधे की जड़ भोजन के रूप में खाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 3 पौधे लिखे हैं। गाजर, मूली और चुकंदर की हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। किस पौधे का तना भोजन के रूप में खाया जाता है? तो आलू, प्याज और लहसुन का। किस पौधे की पत्ती भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है? तो पालक, सरसों और चने की भी हम पत्ती खा लेते हैं। किस पौधे का फूल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फूल गोभी, चमेली व कद्दू का फूल। किस पौधे का फल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आम, केला, अमरूद, फल तो आप सभी जानते ही हैं। आगे है, इसके बाद में इसको इस सारणी में भरना है। जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल कौन से के खाए जाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर मैंने इसमें भर दी है। यहाँ पर आलू, प्याज, लहसुन भर दिया है तने के अंदर। पत्तियों में पालक, सरसों, चना भर दिया है। फूल तो गोभी, चमेली और कद्दू भर दिया है। अमरूद, आम और केला फल वाले में भर दिया है। आगे है कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में एक पौधा दिया हुआ है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके खाली जगह दिए हुए थे, उसके भागों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये नीचे ही नीचे जड़ है, इसके बाद में ये पत्ती है, ये क्या है? तना है, ये क्या है? फल है, ये क्या है? पुष्प या फूल है। तो ये तो आसान है। इसके बाद में कार्यपत्रक 7 जो है, इसमें क्या है देखो, नीचे दिए गए जंतुओं के चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। अपने साथियों से चर्चा करके पता लगाओ कि वे क्या खाते हैं, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहला जो चित्र है वो भैंस का चित्र है। इसमें आप रंग भर सकते हो भैंस के चित्र में। तो यहाँ भैंस लिखना है और यहाँ क्या खाते हैं? चारा व भूसा खाते हैं। और किससे प्राप्त होता है चारा भूसा? पौधे से प्राप्त होता है। इसी प्रकार में दूसरा चित्र किसका है? शेर। शेर में रंग भरना है मटमैले रंग का। दूसरे जीव जंतु और मांस खाता है। तो किससे प्राप्त होता है भोजन? जंतुओं से, दूसरे। इसके बाद में कुत्ता है, तो कुत्ते में रंग भरना है, कुत्ता लिखना है। रोटी मांस खाता है, तो पौधे व जंतु से प्राप्त होता है। रोटी पौधे से प्राप्त होती है और जंतु
से मांस प्राप्त होता है। आगे हाथी है, तो हाथी क्या करता है, पत्तियां, केले और गन्ना खाता है, तो ये पौधे से प्राप्त होता है। कार्यपत्रक 8 में क्या है, यहाँ पर जंगल की सैर का एक वीडियो का लिंक दिया गया है। इसको देखने के बाद ये पता लगाएं कौन से शाकाहारी, कौन से मांसाहारी और कौन से सर्वाहारी, नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, जब इस वीडियो को लिंक को आप खोलोगे, यहाँ पर जो लिंक दिया है, तो आपको क्या है, कुछ जीव ऐसे दिखाई देंगे जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो आपको बकरी और हिरण उसमें नजर आई होगी, तो वो शाकाहारी है। इसके बाद में चित्ता और शेर आपको दिखाई दिया होगा, दूसरे जंतुओं का मारकर खाते हैं, तो मांसाहारी हैं। इसके बाद में कौआ और मनुष्य जो है वो जैसे रोटी भी खाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को भी खाता है और दूसरे जीव जंतुओं को शिकार करके भी खाता है, तो ये सर्वाहारी के अंदर आएंगे। इसके बाद में पार्ट 2 है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में जो सबसे पहले पूछा, यदि हम 2 दिन तक भोजन न करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी, थकान महसूस होगी। किसी शादी समारोह में जाने पर आप क्या क्या व्यंजन पसंद करते हैं, तो पौष्टिक व्यंजन हम पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें स्वादिष्ट देख करके खाना है या ऐसा कुछ खाना है जिसमें कुछ हो ना, सिर्फ स्वाद स्वाद हो, यानी पौष्टिकता कुछ नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण ना हो, तो वो भोजन हमारे लिए पौष्टिक नहीं है। आगे है कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में क्या है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनको गुणों के आधार पर, घटकों के आधार पर वर्गीकृत करें। तालिका में लिखें, गेहूं, मछली, अंडा, चावल, मूंग, लौंग, तेल, जीरा, मक्का, चना, मूंगफली, सरसों, पालक, आलू, टमाटर, बाजरा, मूंगफली, उड़द, गोभी, मटर, हल्दी। इसमें आप अपनी ओर से कुछ पदार्थ जोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अनाज जो है इसमें से कौन से हैं, चावल, मक्का, सरसों और बाजरा हैं। दालें कौन सी हैं, चना, मूंग, उड़द। सब्जियां पालक, आलू, टमाटर, गोभी, मटर हैं। तेल और घी वाले पदार्थ कौन से हैं, मछली, अंडा, तेल, मूंगफली, सरसों। मसाले कौन से हैं, लौंग, जीरा, हल्दी। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख दिए हैं। अब तो लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे कहते थे सर लिखाई साफ नहीं है, ढंग से लिखो, तो मैंने आप ही के लिए दोबारा से ये वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं। तो कार्यपत्रक 2 के अंदर देखो, अपने साथियों से भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा करें था। नीचे लिखे भोजन के घटकों में छांट कर खाली स्थान भरें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन में से यहाँ भरा जाएगा। भोजन के कुछ घटक हमारे शरीर को ऊर्जा, ताकत प्रदान करते हैं। तो ऊर्जी भोजन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और वसा को कहते हैं। तो इसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट ही लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर को जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से भी मिलती है। उपरोक्त में से भोजन का एक घटक शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, तो इसमें क्या आएगा, प्रोटीन आएगा। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। भोजन का वह घटक जो बीमारियों से रक्षा करने में कुछ विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो विटामिनों से रक्षा कौन करता है प्यारे बच्चों, रोगों से रक्षा कौन करता है, विटामिन करते हैं। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, विटामिन आएगा। आगे है कार्यपत्रक 3। भोजन में विभिन्न घटकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों को ध्यान से अवलोकन करें और इनमें होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करें तथा अपने अध्यापक के साथ चर्चा करें। तो पहला क्या है, परखनली में थोड़ा सा आटे का घोल या चावल का घोल, आलू का रस लेकर उसमें 3-4 बूंदें आयोडीन के घोल की डालें। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को ध्यान से अवलोकन करें। तो कैसा हो जाता है, काला नीला हो जाता है। तो आटे, चावल, आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति किससे पता चलती है, आयोडीन विलियन डालने पर उसका रंग अगर नीला काला हो जाए तो वो क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे एक परखनली लेकर उसमें अंकुरित मूंग का थोड़ा सा पेस्ट बनाकर डालें। थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट घोल और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलियन डालकर कुछ देर तक रख दें। तो परखनली में होने वाले रंग के परिवर्तन को नोट करें। तो परखनली में रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी। तो बैंगनी रंग हमें किसकी उपस्थिति बताता है, प्रोटीन की। आगे है, मूंगफली के दाने या अखरोट की गिरी को सफ़ेद कागज में लपेटकर हल्के से कूट लें और कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कर ध्यान से देखें, इसे प्रकाश के सामने लाकर अवलोकन करें। तो कागज़ पर एक चिकना तेल का धब्बा बन जाता है और कागज़ जो होता है वो पारभासी हो जाता है, उसमें से थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। मूंगफली में वसा उपस्थित है, इससे उसका परीक्षण हो जाता है। आगे है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में पहला जो चित्र है आप देख रहे हो, दूध है, दही है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राप्त होते हैं। इसके बाद में चना है, मूंग दाल है, राजमा है, तुअर दाल है, मटर है, सोयाबीन है, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। आगे है, इसके बाद में ये सारे तेल हैं, सोयाबीन, सरसों, इनके, तो इनसे वसा मिलती है। इसके बाद में यहाँ सारे फल हैं, तो इनसे क्या मिलती है, विटामिन मिलती है। आगे है, निम्नलिखित चार्ट को पूरा करें। तो संतुलित भोजन कौन सा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, तो वो एक संतुलित भोजन है।
आगे है कार्यपत्रक 5। तो कार्यपत्रक 5 में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। और इसके बाद में विटामिन डी में रिकेटस रोग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से कौन सी हड्डी कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और लोहे की कमी से अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मिलान किया हुआ है, आप भी इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनमें पाए जाने वाले घटकों के नाम के साथ मिलान करो। तो गाजर में विटामिन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, घी में वसा होता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे चलते हैं। इसके बाद में तीसरा पाठ, तंतु से वस्त्र तक। तो प्यारे बच्चों, इसमें कार्यपत्रक 1 जो है, इसमें क्या है, तंतु से वस्त्र तक की कहानी आपकी जुबानी। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, उनके सामने कोष्टक में ये चिपकाएं। तो यहाँ पर कपास जो है, वो कपास के पौधे से कपास लेकर के यहाँ चिपकानी है। इसके बाद में तंतु है, तो आपको यहाँ पर एक तंतु चिपकाना है। इसके बाद में धागा है, तो यहाँ पर आपको एक धागा चिपकाना है। इसके बाद में कपड़ा है, तो यहाँ पर कोई कपड़े की कतरन हमें चिपका देनी है, दर्जी की दुकान से लेकर के। आगे है कार्यपत्रक 2। अगर कपड़े लोहे के तारों से बने होते तो क्या होता? भारी लगते, गर्मी लगती, पहनने में आरामदायक नहीं होते। इसके बाद में अगर कपड़े कागज़ के बनाए जाते तो क्या होता भाई? वर्षा से गल जाते, टिकाऊ नहीं होते, फट जाते। अगर कपड़े सामान्य मिट्टी के बने होते तो चलाऊ नहीं होते, गल जाते, असुविधाजनक होते। अगर कपड़े पौधे के हरे पत्तों से बनाए जाते तो क्या होता? तो सिलाई नहीं कर सकते, फट जाते, असुरक्षित महसूस करते अपने आप को। उपरोक्त के आधार पर एक आदर्श तंतु में क्या क्या गुण होने चाहिए? रेशे हल्के होने चाहिए, बिल्कुल। रेशे नरम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। रेशे कठोर होने चाहिए, क्या? नहीं। रेशे शरीर को सुरक्षा देने वाले होने चाहिए, क्या? बिल्कुल सही। रेशे शरीर में चुभने वाले होने चाहिए, क्या? बिल्कुल नहीं। रेशे भारी होने चाहिए, क्या? बिल्कुल नहीं। रेशे सर्दी गर्मी से बचाव वाले होने चाहिए, तो बिल्कुल सही, ऐसे ही होने चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 3। तो प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 3 के अंदर क्या है, यहाँ पर ये बुनाई की जा रही है। यहाँ पर चरखे से कताई की जा रही है, यहाँ पर हथकरघे से बुनाई की जा रही है, यहाँ पर एकल धागे से स्वेटर की बुनाई की जा रही है। ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। कार्यपत्रक 1। अपने घर व कक्षा कक्ष में दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित करें। अपने मित्रों, अभिभावकों, शिक्षकों से विचार विमर्श कर निबंध सारणी को पूरा करें। क्रम संख्या वस्तुएं पदार्थ किससे बनी है? तो जैसे यहाँ पर पहला कुर्सी लकड़ी की बनी है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। कुर्सी लकड़ी की, मेज लकड़ी की, नोटबुक कागज़ की, खिलौने प्लास्टिक के, तो मैंने यहाँ पर चम्मच स्टील की, जूते चमड़े के, पेन प्लास्टिक का, मेज पोस्ट कपड़े का, तो लिख दिए हैं। आप भी और भी इसमें जोड़ सकते हो। कार्यपत्रक 2 में क्या है प्यारे बच्चों? लकड़ी, नमक, चीनी, बालू मिट्टी, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, लोहे की कील, सरसों का तेल, नींबू का रस, प्लास्टिक, कंकड़, सूखी पत्तियां, काई या स्पंज। जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ऐसी दो वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में हैं कठोर, तो लकड़ी और लोहे की कील क्या है, इनको दबा नहीं सकती, कठोर हैं। ऐसी दो वस्तुएं जो उपरोक्त में से नहीं है, तो पत्थर और चम्मच लिख लो। अपनी तरफ से कुछ और लिख दो जो कठोर है, इस जो सूची है उसमें ना हो। आगे है, जिन वस्तुओं को आसानी से दबाया जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे कोमल वस्तुएं जो सूची में हैं, लकड़ी का बुरादा और स्पंज, ये कोमल हैं। ऐसी दो वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में गुब्बारा और रुई, मैंने यहाँ लिख दिया है। कुछ ऐसे पदार्थ जिसे जल में डालने पर लुप्त हो जाते हैं, मतलब विलय हो जाते हैं जल में, तो चीनी और नमक हैं। इसके बाद में और लिखना है जो इस सारणी में सूची में नहीं है, तो सिरका और फिटकरी लिख दो। आगे है, कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर लुप्त नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? अविलय होते हैं। तो बालू मिट्टी नहीं होते, विलय नहीं घुलते, तो और नाम लिखना हो तो सीमेंट, मोम लिख दो। ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर वे डूब जाते हैं, तो कंकड़, लोहे की कील ऊपर सारणी में डूब जाएगी इनमें से। तो इनके अलावा ईंट और कांच आगे लिख सकते हो। कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में डालने पर तैरते हैं, तो प्यारे बच्चों, दो जो जल की सतह पर तैरते हैं, ऊपर वाली जो सूची है उसमें से तो सूखी पत्तियां और लकड़ी बुरादा हो जाएगा। अगर आपको अलग से नाम लिखने हो तो पेंसिल और पॉलीथीन लिख दो। इसके बाद में कार्यपत्रक 3 है। आप कांच का एक गिलास लो, अपने सबसे प्रिय मित्र से कहो कि ठीक सामने बैठा है। अब आप कांच के उस गिलास को अपने से मित्र को दबाने की कोशिश करें। क्या आप अपने मित्र को देख पा रहे हैं? क्या है,
आप कांच का एक गिलास लो, अपने प्रिय मित्र को कहो कि वह ठीक सामने बैठे। जब आप कांच के उस गिलास को अपने मित्र को देखने की कोशिश करें तो क्या आप मित्र को देख पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ। अब उसी गिलास में पानी डालकर अपने मित्र को देखने का प्रयास करें, क्या आप मित्र को देख पा रहे हैं? हाँ, पर धुंधला दिख रहा। ठीक है, इसके बाद में कैसा दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है। आप उस गिलास की जगह अपनी नोटबुक लें और उसके अंदर से अपने मित्र को देखने का प्रयास करें, उसे देखें, क्या नोटबुक में से आप देख पा रहे हैं? नहीं। अब आप एक अखबार या कॉपी का पेज लें, उसे अपने तेल लगे बालों पर रगड़ो, उस तेल लगे कागज़ को अपने मित्र को देखने का प्रयास करो तो धुंधला दिखाई देता है तेल लगे कागज़ में। आपने ऐसा खेल खेला भी होगा। तो जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई दे वो पारदर्शी कहलाते हैं। तो पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण यहाँ पर मैंने वायु, जल, कांच लिख दिए हैं। जिन वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई नहीं दे वो पारदर्शी होते हैं। धुंधला दिखाई देता है तो घिसा कांच हो सकता है, तेल लगा कागज हो सकता है, घिसा प्लास्टिक हो सकता है। दो ऐसी कठोर वस्तुएं जो उपरोक्त सूची में नहीं हैं, उदाहरण दें। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? पुस्तक लिख दिया, ईंट लिख दिया, लकड़ी का तख्ता लिख दिया। और इनसे क्या है? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है, इसके बाद में पदार्थों का पृथक्करण। तो प्यारे बच्चों, पदार्थों का पृथक्करण कब किया जाता है? जब दो पदार्थ आपस में मिले हों, तो उपयोगी और अनुपयोगी मिले हों तो उसको भी अलग करते हैं। जैसे आप बाजार से कोई चीज़ खरीद के लेके आए, मान ले चावल के उसमें कंकड़ पत्थर हैं तो उसको हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं ना। और जैसे यानी मक्खन और दूध को अलग करने के लिए हम विधि अपनाते हैं। तो पृथक्करण ये है, थोड़ी सी चीज़ चीनी अपनी हथेली पर रखिए, क्या आप चीनी में केवल एक ही प्रकार के कण दिखाई देते हैं? हाँ, चीनी में एक ही प्रकार के कण होते हैं, चीनी चीनी के ही होंगे सारे। अब अपने प्रिय मित्र से कहें कि वे अपने कक्षा के आगे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, आप उसे ध्यान से देखें, क्या मिट्टी में एक ही प्रकार के कण आदि दिखाई देती या कई? तो मिट्टी में कई प्रकार के कण दिखाई देते हैं। तिनका भी दिखाई दे जाएगा, को कंकड़ दिखाई दे जाएगा, बारीक मिट्टी दिखाई दे जाएगी। अपने एक चीनी एक पदार्थ है तो जिसमें सारे कण एक ही तरह के, वो एक वो क्या होता है? क्या होता है? क्या लिखा आपने? सीखा चीनी एक पदार्थ है। तो और जबकि बालू मिट्टी एक मिश्रण है, उसमें बहुत सारे पदार्थ आपस में मिले हैं। तो मिश्रण में उपस्थित पदार्थ, उसके घटक, आप उन्हें मिश्रण के अवयव भी कह सकते हैं। तो वायु में क्या है? वायु एक मिश्रण है, किसका है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। नींबू पानी भी एक मिश्रण है, नींबू का रस, चीनी, पानी मिला होता है। चाय, पानी, चीनी, चाय पत्ती मिली होती है, इससे बनती है। दाल, कच्ची दाल, जल, मसाले। तो पक्की सब्जी, ये भी क्या है? पक्की, यहाँ पर पक्की लिख दिया मैंने, पक्की सब्जी आना चाहिए था, पैकी आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें सब्जियां, मसाले होते हैं। मैंगो शेक जो होता है उसमें दूध, आम, चीनी होता है, तो ये भी एक मिश्रण है। आगे कार्यपत्रक 2। एक गिलास लो, उसमें पानी भरो, एक चम्मच नमक डालकर घुमाओ, क्या आपको अब नमक व पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? नहीं, नमक पानी में घुल जाता है इसलिए दिखाई नहीं देता। एक और कांच का गिलास लो, उसे पानी भरो, अब उस गिलास में थोड़ी सी मिट्टी या सरसों का थोड़ा सा तेल डालो, क्या आपको सरसों का तेल, मिट्टी व पानी अलग अलग दिखाई देते हैं? हाँ, यहाँ पर मैंने हाँ पर टिक किया हुआ है। आपने क्या सीखा? ऐसे मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई दे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। दिखाई न दे ऐसा मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई देते, जैसे पानी में नमक, चीनी मिला दें, क्या दिखाई देती है? नहीं, घुल जाती है, तो वो समांगी मिश्रण होता है। ऐसे मिश्रण जिसमें घटक अलग अलग दिखाई दे विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे पानी में मिट्टी घोलते हैं तो वो अलग ही दिखाई देती है आपको, चौक का पाउडर घोलते हैं तो अलग दिखाई देता है, तो ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को देखकर यह सारणी पूरा करें। एक कप पानी ले, उसमें एक चम्मच नमक डालें, अब उसे नमक को चम्मच की सहायता से घुमाएं। आपने देखा नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, तो नमक क्या है? समांगी मिश्रण है। अब आप अपने मित्र से कहें कि वह एक चम्मच नमक उसी पानी में मिलाए, आप देखेंगे नमक पानी में फिर से गायब हो गया। अब अपने एक अन्य मित्र को बुलाए, इससे कहें कि 3 चम्मच नमक भी उस पानी में डालें। अब की बार आपने देखा कि नमक पानी में नहीं घुल रहा, बल्कि गिलास पानी की तली में जमा हो गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है, यदि किसी मिश्रण के घटक पूरी तरह मिश्रण में घुल जाते हैं तो वह मिश्रण असंतृप्त मिश्रण कहलाता है। यदि किसी मिश्रण के घटक एक विशेष मात्रा के बाद मिश्रण में नहीं घुलते तो वह मिश्रण संतृप्त मिश्रण कहलाता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद में अध्याय 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन के कार्यपत्रक। तो क्या आपने पेड़ से ज़मीन पर गिरते हुए किसी पत्ते या फल को देखा है? हाँ, तो बिल्कुल देखा होगा आपने, हाँ लिखेंगे इसमें। क्या कोई भी फल या पत्ता जो पेड़ से एक बार गिर जाता है वापिस अपने आप पेड़ से दोबारा चिपक जाता है? नहीं नहीं, कभी नहीं चिपकता। बच्चों, अपने घर पर देखा होगा कि आपकी माताजी कैसे दूध से दही बनाती है, परंतु क्या दही से वापस दूध प्राप्त किया जा सकता है क्या?
कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि गेहूं को पीस कर आटा बनाया जा सकता है, क्या आटे से वापस गेहूं बनाया जा सकता है? नहीं भाई नहीं। अब आप एक रबड़ दें, उसे थोड़ा खींचें, खींचने के बाद उसे वापस छोड़ दें, रबड़ पुनः उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में वह खींचने से पहले था। हाँ या नहीं तो हाँ, 3-4 बार ऐसा दोहराओ, वापस उसी स्थिति में आ जाता है। जब आप एक बर्फ का टुकड़ा लें, उसे कटोरी में रख दें और पिघल कर पानी में परिवर्तित हो जाता है, परंतु यदि हम पुनः फ्रिज में रख दें, पानी बर्फ में बदल जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? बिल्कुल देखा है। तो ऐसे परिवर्तन जो वापस उसी रूप में आ जाते हैं प्यारे बच्चों, उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघल गई तो वापस से उसी रूप में ला सकते हैं, तो उत्क्रमणीय है। आटे से खाना बनाना, खाना पकाने के बाद क्या आटे से वापस आटा बनाया जा सकता है पके हुए खाने से? तो ये अनुत्क्रमणीय की सीध में आएगा। किसी भी फल का पकना, पके हुए फल से कच्चा फल बन सकता है क्या? नहीं, अनुत्क्रमणीय है। दूध से दही बनना, दही से वापस दूध बनाया जा सकता है क्या? नहीं। मोमबत्ती का जलना भी एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, वापस मोमबत्ती नहीं बनाया जा सकती। कली से फूल बनना, फूल बनने के बाद वापस कली नहीं बना सकती, अनुत्क्रम। ऊन से स्वेटर बुनना बिल्कुल बनाया जा सकता है, स्वेटर बुन लिया, अगर पसंद नहीं आया तो वापस उधेड़ दिया, तो ये इसमें आएगा। कागज़ को मोड़ के खिलौना बनाना, खेले इतने खेले, वापस कागज़ को सीधा कर लिया, तो उत्क्रमणीय है। नाखून का बढ़ना, तो नाखून क्या है? काट लेते हैं, वापस बढ़ जाते हैं, उत्क्रमणीय है। गुब्बारे का फूलना, गुब्बारे में सवा निकाल देते हैं, वापस उसी रूप में जाता है, तो ये भी उत्क्रमणीय है। कार्यपत्रक 3-5 ऐसे परिवर्तन बताइए जो पलटे जा सके। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दूध गर्म करना, तो वापस ठंडा हो सकता है, ठंडे से गर्म हो सकता है। कागज़ की नाव बनाना, पसंद ना आए तो नाव से वापस कागज़ बना लो। गुब्बारा फुलाना, तो हवा निकालो, वापस वैसे ही गुब्बारा हो जाएगा। बर्फ़ जमना, तो बर्फ़ से वापस पानी बना लो, पानी से बर्फ़ बना लो। स्प्रिंग खींचना, स्प्रिंग वापस वैसा ही हो जाता है। ऐसे 5 परिवर्तन बताए जो उल्टे ना जा सके। खाना पकाना, पकाने के बाद वापस कच्चा खाना नहीं बनाया जा सकता। जंग लगना, जंग लगने के बाद उसी तरीके का लोहा वापस नहीं बनाया जा सकता। लकड़ी जलाना, लकड़ी जलाने के बाद वापस क्या लकड़ी बन सकती है? राख से नहीं बनती। गुब्बारे का फटना, गुब्बारा फटने के बाद क्या वापस वैसा गुब्बारा बन सकता है? नहीं। पेंसिल छीलने के बाद छोटी हो गई, क्या बड़ी पेंसिल बन सकती है उसी पेंसिल से दोबारा? नहीं। तो ये क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जो पलटे नहीं जा सकते। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 6। तो आज हमने कक्षा 6 के 1 से 6 तक के अध्याय जो हैं वो एक साथ कर लिए हैं एक ही वीडियोज़ में। जिस बच्चे को लिखाई समझ नहीं आ रही थी वो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने साथियों को भी बता सकते हैं। तो अगले एक वीडियो के अंदर सभी पाठ मैं और डाल दूंगा जो बचे हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।